सभी साथियों दोस्तों को नमस्कार। मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन स्टोन क्रेशर प्लांट में काम करता हूं। दोस्तों, डॉल स्टार्टर जैसे कि आपके सामने बोर्ड में आज मैं डॉल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन का जो काम कर रहे हैं, जब भी आप करने जाते हैं तो आप कोई ना कोई प्लांट में इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आपके सामने जो इंटरव्यू लेने वाला एग्जामिनर है, अगर वह आपसे पूछता है कि आपका बेस्ट नॉलेज किस पर है, तो आप बताते हैं कि मेरा बेस्ट और नॉलेज डॉल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर या दूसरा चीज पर आपका बेस्ट नॉलेज है। तो सबसे पहले आपसे वह पूछेगा कि आप डॉल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम बताइए। तो जब भी आप कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे तो उसको किस तरह से आप बनाएंगे और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आप कंट्रोल डायग्राम बनाना जानते हैं, तो आप बना के बताइए। तो बहुत सारा लड़का क्या करता है कि उसमें बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना देता है और NONC का स्विच बना लेता है। उसमें आप घुमा घुमा के वायरिंग करने, यानी कि लास्ट में एक्सप्लेन करने में वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और समझने वाले के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरह का डायग्राम अगर बना के देते हैं तो वो 1000% पास हो जाएगा। और वह उसको क्या सुनने को मिलेगा कि आप कितना सैलरी लोगे। तो अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं तो एक एग्जामिनर के सामने या जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने एक अच्छा सा इंप्रेशन दे सकते हैं। आइए समझते हैं एक डॉल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमने कंट्रोल डायग्राम में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, वह देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने MCB, SP, SPP, NC, MPCB, OLR अथवा OLR, NC और पुलकट और NO और एक कॉन्टैक्टर। सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि हाई रेटेड करंट को फ्लो कराने के लिए किया जाता है। अगर हम कॉन्टैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं तो यह डायग्राम बनाने में मुझे बिल्कुल भी आसानी नहीं होगा, मुझे अथवा आपको बिल्कुल भी आसानी नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल जो है वो कॉन्टैक्टर के ऊपर ही दिया जाता है। यहां पर हम कॉन्टैक्टर का कॉइल का डायग्राम बनाए हैं। अब सबसे पहले कॉन्टैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल अगर समझ लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कॉन्टैक्टर में ऊपर साइड में 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। L1 आपका L1, L2 और आपका L3। यहां पर आपको L1, L2 और L3 देखने को मिलेगा। यहां पर आपको T1, T2 और T3 मिलेगा और आपका नीचे साइड में A1 और A2 देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको एक एड एंड ब्लॉक लगा हुआ देखने को मिलता है, जिस तरह उसमें 21, 22 और 34, 33, 33 और 34 और आपका यहां पर और एक आध दो और टर्मिनल जैसे 11, 12 इस तरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं अगर इस तरह से आपको मिलता है, यह आपका एड एंड ब्लॉक होता है। एड एंड ब्लॉक कॉन्टैक्टर के ऊपर लगा रहता है।
तो जो A1 और A2 है यह आपका यहां पर मैंने दर्शाया गया है। सबसे पहले कॉन्टैक्टर का नेम प्लेट देखते हैं। तो कॉन्टैक्टर का नेम प्लेट में आपको क्या देखने को मिलता है कि यह आपका कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो कितना वोल्टेज हम उसमें देंगे। जैसे 24 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट और डीसी, या आपका 220 वोल्ट एसी और 440 वोल्ट या 415 वोल्ट एसी। हमें कितना वोल्ट देना है वह हम उसके कॉन्टैक्टर के नेम प्लेट के माध्यम से ही समझते हैं। अभी हम वर्किंग प्रिंसिपल अगर समझेंगे तो एक कॉन्टैक्टर के अंदर आपका एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है। फिक्स कॉन्टैक्ट के चारों तरफ एक कॉइल लपटा रहता है जिसको हम मैग्नेटिक कॉइल बोलते हैं। और कॉइल का इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। कॉइल का एक सिरा को A1 और दूसरे सिरा को A2 बोलते हैं। अब जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है वो फिक्स कॉन्टैक्ट में चिपका रहता है या लगा रहता है। जब भी हम कॉन्टैक्टर के कॉइल को इनर्जाइज करते हैं एक लिखे हुए वोल्टेज के हिसाब से, तो फिक्स कॉन्टैक्ट में मैग्नेट जनरेट होता है और मूविंग कॉन्टैक्ट को अपने पास चिपका लेता है। जब मूविंग कॉन्टैक्ट चिपक जाएगा तो इसमें लगा हुआ L1, L2, L3, इसमें लगा हुआ L1, L2 और L3 आपस में NC बन जाएगा। L1 के साथ में T1, L2 के साथ में T2 और L3 के साथ में T3 NC बन जाएगा। और जब हम इसमें R, Y और B सप्लाई देंगे तो T1, T2 और T3 के माध्यम से हमारा R, Y और B मिल जाएगा। और एक चीज और बहुत विशेषता आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपका 21 नंबर और 22 नंबर यह आपका क्या है, यह कौन सा नंबर है। तो जब भी आप NC को देखते हैं उसके पीछे लगा हुआ एलिमेंट को बहुत बारीकी से समझते हैं तो उसमें 1 नंबर और 2 नंबर लिखा रहता है, 3 नंबर और 4 नंबर लिखा रहता है, NO में लिखा रहता है, और 1 नंबर और 2 नंबर आपका NC में लिखा रहता है। तो यह आपका समझ लीजिए 21 और 22 अगर लिखा है तो यह आपका NC है, और 33 से 34 नंबर लिखा है तो आपका NO है। यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है, 23 नंबर, 24 नंबर और कुछ भी हो सकता है। अब इतना हमें अगर समझ में आया तो क्या हुआ है, जैसे ही कॉइल को एनर्जाइज किया तो L1, L2, L3 और T1, T2, T3 आमने सामने के टर्मिनल आपके NC बन गए। इसमें लगा हुआ प्लंजर जो मूविंग प्लंजर है नीचे की साइड खिसक जाता है और इसका जो प्लंजर है इसको नीचे की तरफ खींच लेता है, तो जो NC है वो NO बन जाता है, जो NO है वह बन जाता है आपका NC। अब यहां पर समझते हैं कि हम डायग्राम को किस तरह से पढ़ते हैं। यह हमने कॉन्टैक्टर के बारे में, यहां पर मैंने कॉइल यूज किया है A1 और A2। कंट्रोल बस बार से P और N यानी कि फेज और न्यूट्रल को मैंने यहां पर फेज और न्यूट्रल को मैंने टेप कर लिया। सबसे पहले कॉन्टैक्टर की कॉइल को A2 को हमने एक न्यूट्रल को टेप कर दिया। अब फेज को हम किस तरह से लेके जाएंगे, तो सबसे पहले हम सेफ्टी का ध्यान देते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, चाहे वो मोटर का हो, चाहे वो स्टार्टर का हो, चाहे वो आपका खुद का हो। जब भी आप काम करें अपने पैरों में जूते, हाथों में ग्लव्स, माथा में हेलमेट जरूर लगा लें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल में गलती होता है तो दोबारा गलती करने लायक नहीं होंगे। तो यहां पर जो मैंने MCB यूज किया है इसका फुल फॉर्म भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। MCB मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उद्देश्य है कि हमें यह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा।
अगर हमें यह ओवरलोड और सेफ्टी, अगर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का सेफ्टी प्रोवाइड करता है तो यह हमें बहुत बढ़िया है। अब ओवरलोड का सेफ्टी जो है कैसे प्रोवाइड करता है, यह एमसीबी आपको मार्केट में सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल का देखने को मिलता है। सिंगल पोल में होता है हम एक ही तार को इसमें इन करेंगे और एक ही तार को आउट करेंगे। इसमें बहुत बारीकी से अगर देखेंगे लाइन और लोड लिखा रहता है। लाइन से हम सप्लाई को इन करते हैं और लोड से हम आउट करते हैं। सिंगल पोल मतलब होता है एसपी, डबल पोल मतलब होता है डीपी और 3 पोल टीपी, 4 पोल टीपीएम। अब यहां पर मैंने सिंगल पोल का एमसीबी यूज किया, तो लाइन से मैंने फेज को इन किया, लोड से आउट किया। तो जब भी हम लोड से आउट करेंगे तो लोड साइड में अगर 40%, 60% और 80% पर आपका एफएलसी का अगर एमसीबी लगा है तो आपको एमसीबी के अंदर बाई मेटेलिक स्ट्रिप, अगर लोड साइड ओवरलोड हो गया तो लगा हुआ बाई मेटेलिक स्ट्रिप वर्क करेगा, एमसीबी को ट्रिप करा देगा। यह आपका सर्किट ब्रेकर है। आपको मैनुअली कंडीशन में इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं और फॉल्टी कंडीशन में स्वतः ही ट्रिप हो जाते हैं। इसको सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि आपका जो ओवरलोड का सेफ्टी है तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब शॉर्ट सर्किट का सेफ्टी कैसे होता है, इसके लोड साइड से अगर फेज टू फेज, फेज टू बॉडी, फेज टू न्यूट्रल अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें बाय जो मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट होगा और एमसीबी को ट्रिप करा देगा। इसमें आप अपने मैनुअली जाकर इसको ऑन करा सकते हैं। अब मेरा जो फेज है वो एमसीबी के लाइन साइड से इन हुआ, लोड साइड से आउट हुआ और एसपीपीएनसी यहां पर मैंने सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज किया है। सिंगल फेज प्रिवेंटर आपको मोटर पर खराब होने के लिए बहुत ज्यादा बचाता है। अगर वह मोटर आपका सिंगल फेज से खराब होता है तो यह तुरंत आपका सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। यहां पर मैंने जो सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज किया है उसका डायग्राम मैंने यहां पर बताया गया है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें एक RYB फेज देते हैं और इसमें NC और NO टर्मिनल होता है। NC जब भी इसमें RYB प्रॉपर जो सिंगल प्रॉपर तीनों फेज अगर प्रॉपर आते हैं तो ये इसमें लगा हुआ NC ही रहता है और NO आपका NO ही रहता है। अगर इसमें नहीं आएंगे तो NC NO बन जाएगा और NO NC बन जाएगा। तो यहां पर मैंने जो है NC यूज किया है सिंगल फेज प्रिवेंटर का। तो इसके हम एक साइड से NC में इन करेंगे और आउट किया, इसके पश्चात MPCB अथवा OLR का NC यूज किया। MPCB अगर हम देखते हैं तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है और यह हमें शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, फेज अनबैलेंस, फेज फेलियर और अर्थ फॉल्ट, बहुत सारे फॉल्ट इसमें देखने को मिलता है अच्छा सा MPCB में। और मार्केट में कई तरह के डुप्लीकेट MPCB भी आते हैं जिसमें आपको इस तरह के सेफ्टी नहीं मिल सकते हैं। दूसरा, इसका हमने NC यूज किया। अगर आप OLR यूज करते हैं तो OLR में अपन देखते हैं कि इसका 95 नंबर और 96 नंबर हम यूज करेंगे NC के तौर पर। OLR भी आपका 2 तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है कंपनी की तरफ से, कौन सा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। लेकिन अगर इसमें हम बारीकी से देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको ओवरलोड का ही सेफ्टी देखने को मिलता है, वरना आपको किसी तरह का सेफ्टी देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, ओवरलोड का सेफ्टी तभी देखने को मिलता है जिसमें जब आप ओवरलोड रिले 40%, 80% और 60% पर एफएलसी का अगर लगाते हैं तो ही देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने NC यूज किया है। NC पुश बटन
एनसी नॉर्मली क्लोज, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज। यह लाल कलर का होता है, इसके पीछे 1 और 2 नंबर लिखा रहता है। यह खतरे का निशान है, लाल कलर खतरे का निशान। अगर इसको आप दबाते हैं तो मोटर आपका बंद हो जाएगा। अब इसमें अगर एनसी है तो इसके पीछे 1 और 2 नंबर लिखा रहता है। एक से हम सप्लाई को इन करेंगे, दूसरे से आउट करेंगे। यहां क्रेशर में अगर आप जितनी भी कन्वेयर है, जैसे कि मैस्टो कंपनी की कन्वेयर है, अगर आप मैस्टो कंपनी के कन्वेयर में देखेंगे तो आपको हर कन्वेयर में पुल कॉर्ड देखने को मिलेगा, जिसको पुल कॉर्ड स्विच बोलते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है पुल कॉर्ड स्विच बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम ऐसे मैनुअली जाकर उसको मार दिया जाता है। इसमें लंबा लंबा रस्सी बना रहता है, इसको आप कन्वेयर के किसी भी हिस्से से जाकर उसको ऑफ कर सकते हैं। अगर जो ऑफ होगा तो आपका जो उस कन्वेयर का मोटर है वो किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं होगा। यह आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी कारणवश अगर इमरजेंसी में इसको कन्वेयर के नीचे ही हमें ऑफ करना है तो पुल कट को हम चालू कर देंगे और यह किसी भी तरह का आपको आगे सप्लाई जाने नहीं देता है, इमरजेंसी की तरह काम करता है। हमने पुल कॉर्ड का एनसी यूज किया, उसके पश्चात एक एनो पुश बटन यूज किया। एनो पुश बटन नॉर्मली ओपन होता है। इसका यूज हम स्टार्टर को चालू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए करते हैं। अब इसके पीछे 3 नंबर और 4 नंबर लिखा रहता है। हम 3 नंबर से सप्लाई को इन करेंगे और 4 नंबर से आउट करेंगे। यह हरा कलर का होता है और 4 नंबर से आउट कर सीधे कॉन्टैक्टर की कॉइल E1 पर दे देंगे। अब जब भी आप एमसीबी को ऑन किया और जब भी आपने एनो पुश बटन दबाएंगे तो यह कॉन्टैक्टर आपका चालू हो जाएगा और जैसे ही आपको छोड़ देंगे यह कॉन्टैक्टर चालू होना बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, यह आपका हो गया इंचिंग कनेक्शन। यानी कि जब तक आप हरा बटन दबा के रखते हैं तब तक तो आपका मोटर चालू रहेगा और जैसे ही आपको छोड़ देंगे तो यह आपका चालू होना बंद हो जाएगा। ये इंचिंग कनेक्शन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंचिंग कनेक्शन क्या है। अब होल्डिंग कनेक्शन समझ लेते हैं। यहां पर मैंने जो एड एंड ब्लॉक बताया था वही एड एंड ब्लॉक हम इसमें यूज करेंगे। 3 नंबर से हम एक वायर को लेंगे और कॉन्टैक्टर का एड एंड ब्लॉक एनो यूज करेंगे। एनो से हमने इन किया, एक 3 नंबर से 34 नंबर से इन किया, 34 नंबर से आउट किया और सीधे कॉन्टैक्टर के A1 पर दे देंगे। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइड होगा और जैसे ही एनर्जाइड होगा उसमें लगा हुआ एड एंड ब्लॉक 33 नंबर और 34 नंबर एनसी बन जाएगा और यहां से सप्लाई सीधे घूम के इसमें आ जाएगी। अब इसको हम खूब छोड़ दें, कहीं भी जिंदगी में यह बंद नहीं होगा जब तक हम इसका एमसीबी, इसका एसपीपी सिंगल फेज प्रिवेंटर का एनसी अथवा एमपीसीबी या ओएलआर का एनसी अथवा एनसी पुश बटन को प्रेस नहीं करते हैं। अगर एमपीसीबी का एनसी काम नहीं करेगा, आपका एसपीपी सिंगल फेज प्रिवेंटर का काम नहीं करेगा, एमसीबी काम नहीं करेगी, तो तब तक यह आपका ऑन नहीं होगा। और जैसे ही ये सारी चीज चालू होती हैं, यह एनो पुश बटन को दबाते हैं, कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। उसके बाद एनसी पुश बटन को हम पुश करेंगे, आपका जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और इसमें लगा हुआ मोटर बंद हो जाएगा। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही था। मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, अगर इसमें कुछ गलतियां हो आप कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। जी नमस्कार।